नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल होराइजन क्लासेस में। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने क्लियर किया था प्रोज सेक्शन को। आज जो हमारी क्लास आज से जो क्लास शुरू होने वाली है वो है पोएट्री को लेकर। पोएट्री सेक्शन को हम इसमें क्लियर करेंगे। जितनी भी इसकी पोएट्री है उनको सबको आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, पोएट्री डिवाइसेस बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा ना। इससे पहले सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सबको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं भी देख लेता हूं कौन कौन विद्यार्थी लाइव आ गए हैं। देखो, यस, दिलीप कुमार, बिंदास गर्ल, सीता, जितेंद्र सिंह, शुभम, मयंक, अशोक, दिनेश, प्रदीप, यस, बहुत सारे विद्यार्थी लाइव आ गए हैं। शिवानी, गुड मॉर्निंग बेटा। आशुतोष, दिव्या, राधा, सुमन, यस, चलते हैं गुंजन। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी लाइव आ गए हैं। देखो, बिना देरी के हम करते हैं स्टार्ट। आज की जो हमारी पोइम होने वाली है वो पोइम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। स्नो यानी क्या होती है? आइस, कण ना। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आपको इनके इस पूरे राइटरों का आपको याद करने, देखिए क्लास 10th की हमने हमारी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली पोइम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इसके एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी पोइम है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा अंधविश्वास वगैरह हमारे संसार में जितने भी अंधविश्वास व्याप्त हैं उनको हमारे जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया, उसने तोड़ने की कोशिश की है। कैसे तोड़ने की कोशिश की है मैं आपको बाद में बताऊंगा सारी चीज। पहले इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए हमारी पोइम क्या है। हाँ जी, पोइम हमारी ये है, देखिए। हाँ, द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ठीक है। द वे ए क्रो, जिस प्रकार से सोक डाउन ऑन मी, हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दी, कि जिस प्रकार से कौवे ने हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दी, क्या गिरा दी? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। जिस प्रकार से कौवे ने हिलाकर मेरे ऊपर बर्फ के कण गिराए, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री आप जानते हो धतूरा का पेड़ होता है, ठीक है, एक पॉइजन ट्री होता है। क्या समझे आप इसमें कि जिस प्रकार से एक कौवे ने हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दी डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कण, कहां से? हेमलॉक ट्री से। एक हेमलॉक ट्री से जिस प्रकार से, जिस तरीके से एक कौवे ने कभी के ऊपर, राइटर के ऊपर, कभी के ऊपर क्या गिरा दी? डस्ट ऑफ स्नो। समझ गए? हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जैसे उसके कभी के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी तो कभी का जो मस्तिष्क था, जो परेशानी और मुसीबत में गुजर रहा था, वो बदल गया, चेंज हो गया। एंड सेव सम पार्ट, और क्या हो गया? उसका कुछ दिन बच गया। ऑफ ए डे आई हैड रूड, जो उसका दिन किस में जा रहा था? परेशानियों में जा रहा था, मुसीबत में जा रहा था, ठीक है। वो दिन क्या हो गया? उसका कभी का बच गया। देखिए क्या हुआ, समझ में आ गई पोइम। देखो इसके क्या है, कुछ वर्ड है। देखो, क्रो यानी क्या होता है? कौवा। सोक डाउन यानी कि हिलाकर नीचे गिरा दी। डस्ट यानी कि धूल। स्नो यानी कि बर्फ। हेमलॉक ट्री एक यानी कि विषैला वृक्ष होता है। चेंज यानी कि परिवर्तन करना होता है। रूड यानी कि पछतावा, रिग्रेट करना होता है। तो देखो क्या होता है कि इसमें कभी है, जो इसमें एक हेमलॉक ट्री है। देखिए ये ट्री है हमारा, ये हेमलॉक ट्री है। यहां पर हमारा क्या है? पोइट है। यहां पर हमारा पॉइंट है और इसके ऊपर एक क्रो यानी कौवा बैठा हुआ है। यहां पर क्या बैठा हुआ है कि क्रो
बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ है, क्या कर रहा है इसमें कोई पता नहीं है, लेकिन एक क्रो है और हमारा पोइट है वो क्या कर रहा है इसका कोई पता नहीं है, कहीं से आ रहा है या ऑलरेडी इसमें यहां नीचे बैठा हुआ है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन हमें यहां पर यह बताया गया है कि जिस प्रकार से कौवे ने, क्रो ने कभी के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई, तो कभी का जो हृदय, जो दिल, जो मन में परेशानियां थी, नेगेटिव थॉट्स थे, वो सारे के सारे बदल गए और कभी का मूड चेंज हो गया। पहले जो किस में गुजर रहा था, पछतावा में गुजर रहा था, रिग्रेट में गुजर रहा था, अब कभी का दिन एकदम अच्छा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अंधविश्वास क्या क्या चीज है, इस चीज को देखना है। तो क्या क्या इसमें अंधविश्वास है, देखो हमारा जो क्रो है, क्रो भी क्या है कि नेगेटिव सिंबल्स हैं, क्रो क्या है कि नेगेटिव सिंबल है और हेमलॉक ट्री भी क्या है कि नेगेटिव सिंबल है और दोनों को नेगेटिव सिंबल मानते हैं हम। अपन देखो जनरली अपन कहते हैं कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई तो हम क्या कर देते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए हम उस काम को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब अपना ये काम नहीं बनेगा, ठीक है, अब कांड होने वाला है। उसके बाद में क्या होता है कि हमारे जो पैरों में खुजली सी होती रहती है, तो अपन सोचते हैं कि हाँ पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, भाई पैसे आने वाले हैं ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारे अंधविश्वास हैं, ये क्या है, अंधविश्वास। कभी इन्हीं अंधविश्वासों को इस पोइम के माध्यम से क्या करना चाहता है, तोड़ना चाहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से कभी का मूड क्या था, अपसेट था, बहुत ही अपसेट था भाई साहब का, क्या पता गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई हो ना, तो इस प्रकार से उसका क्या है, मूड बहुत ही अपसेट था, कुछ भी रीजन हो सकता है, गर्लफ्रेंड छोड़ सकती है, ठीक है, उसका बॉस क्या पता उसे डांट रहा हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया हो, कुछ भी हो सकता है ना, कोई, ठीक है, अपने ऊपर मतलब, यस। तो इसमें क्या होता है भाई, कभी का मूड अपसेट था, फिर उसका चेंज हो जाता है, जिससे उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है। अब कौन गिराता है उसको, एक क्रो गिराता है, और क्रो क्या होता है कि नेगेटिव सिंबल होता है, और कहां से गिरती है, हेमलॉक ट्री से गिरती है। हेमलॉक ट्री भी क्या होता है कि नेगेटिव सिंबल होता है, लेकिन ये नेगेटिव, दोनों ही सिंबल नेगेटिव सिंबल हैं, लेकिन कभी के लिए पॉजिटिव सिंबल हो गए, क्या कभी का मूड चेंज हो गया इन दोनों की वजह से, समझ गए। यह है इस पोइम का मीन्स कि हमारे अंदर जो हम मान लेते हैं अंधविश्वास हमारे इस संसार में व्याप्त हैं, उन अंधविश्वासों में कुछ भी नहीं है, हमें उनकी वजह से, उनकी वजह से हमारे जो ग्रेट कार्य हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। चले समझ में आ गए अच्छे से पोइम, हाँ यस लिखिए, अच्छे से पोइम समझ आ गई तो यस। राजू, विजय कुमार, अजमान, रजमान, मनोज, रविंद्र शर्मा, जयदेवी तिवारी, यह सबके समझ में आ गई। चले आगे देखो, हाँ देखो रविंद्री भाई, ये हेमलॉक ट्री क्या होता है कि जहरीला पौधा होता है, पॉइजन ट्री है ये ना, देखो चले यस। देखिए आगे चलते हैं हम इसके, अब इसमें पोएट्री डिवाइसेस की ओर चलते हैं। क्या क्या है इसमें, दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या है भाई, देखिए राइम स्कीम इसमें होती है, देखिए राइम वर्ड और राइम स्कीम दोनों देखते हैं भाई। राइम स्कीम तो क्या होती है और राइम वर्ड क्या होता है। इसमें राइम स्कीम क्या है कि इनकी, जैसे क्रो, इसका लास्ट वर्ड क्रो, स्नो, मी और ट्री, तो क्रो इनका वर्डों का जो साउंड है उस साउंड के अकॉर्डिंग इनकी राइम स्कीम देनी पड़ती है। यहां पर राइम स्कीम ए, फिर ये डिफरेंट साउंड है तो वी, ये और ये दोनों सेम साउंड है तो यहां पर वापस ए, और ये सेम साउंड है तो वी। इसी प्रकार से यहां पर हार्ट, इसमें आर टी और आर टी दोनों का सेम साउंड है, यहां पर डी और डी दोनों का सेम साउंड है, इसलिए यहां पर दे देंगे सी और डी, सी और डी। ये क्या है, इसके राइम स्कीम है। अब राइम वर्ड पूछ ले एग्जाम में, मान लो कि राइम वर्ड क्या है इस कविता में, ठीक है। इस कविता में जब राइम वर्ड क्रो का क्या है, राइम वर्ड स्नो, मी का क्या है ट्री, हार्ट का क्या है पार्ट, मूड का क्या है रूड, ये इसके राइम वर्ड है ना। आप देखिए
अब देखो राइम वर्ड मैंने बता दी, ठीक है, ये राइम स्कीम हो गई, ये राइम वर्ड है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसरों की ओर ना। देखिए क्वेश्चन आंसर हम यस क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। देखो पहला है कि व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट्स, कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या इंडिकेट्स करती है, क्या संकेत करती है, क्या संकेत दर्शाती है। डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या इंडिकेट करती है। यह क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर, कि डस्ट ऑफ स्नो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसका क्या अर्थ है। तो देखिए हमारी आंसर देखिए कि द डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ के कण हैं, इंडिकेट्स इशारा करते हैं, संकेत करते हैं टू रिमूव द नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम द पोइट माइंड, कि जो कवि के मस्तिष्क में नकारात्मक विचार चल रहे थे उनको ये डस्ट ऑफ स्नो रिमूव कर देती है, मिटा देती है, खत्म कर देती है। क्या समझे कि जो डस्ट ऑफ स्नो है ये संकेत करती है जो कवि के मस्तिष्क में, कवि के माइंड में जो नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे उनको क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, मिटा देती है। नकारात्मक चीजों को डस्ट ऑफ स्नो मिटा देती है। इट्स इंडिकेट्स, ये इशारा करती है द चेंज द पोइट्स मूड, और ये कवि का मूड को चेंज करने का और इशारा करती है। समझ गए? क्या समझे कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो ये हमें ये बताती है कि जो कवि के मस्तिष्क में नकारात्मक विचार चल रहे थे वो अचानक डस्ट ऑफ स्नो गिरने की वजह से कवि एकदम बहुत ही उदास था। जैसे ही इसके ऊपर ये इस क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो गिराई तो कवि का मूड क्या हो गया, सेट हो गया। पहले अपसेट था तो सेट होने की वजह से इसका दिन क्या हो गया, बच गया। आपको मैंने अच्छे से पोएम में पढ़ा रखा है, ठीक है। चले अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए रीड आउट कीजिए सभी विद्यार्थी, एक बार जोरदार रीड आउट कीजिए। अब साथ साथ में पेन कॉपी लेके बैठा करो कि ताकि लिखते रहो और साथ साथ में समझते रहो। आपका जो माइंड है वो लगातार आपके चलना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, नॉन एक्टिव आपका माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो व्हाट साइड ऑफ द नेचर डू स्नो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, कि प्रकृति की ओर जो स्नो है और जो हेमलॉक ट्री है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। नेचर की ओर, प्रकृति की ओर जो स्नो और हेमलॉक ट्री है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दर्शाते हैं, क्या व्याप्त करते हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, कि क्रो और हेमलॉक ट्री क्या दर्शाते हैं, इनका क्या अर्थ है। क्या मीन पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, आंसर आप देंगे। देखो द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो, जो क्रो और हेमलॉक ट्री है, ये क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है वो सोरो को रिप्रेजेंट करते हैं, दुख और परेशानियों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द क्रो रिप्रेजेंट द डार्क एंड सोरोफुल साइड्स ऑफ नेचर, कि जो क्रो है वो प्रकृति की और जो सोरोफुल है, जो अंधकार है, अंधकार और सोरोफुल परेशानियों को व्यक्त करता है। क्या समझे? द क्रो रिप्रेजेंट द डार्क, कि क्रो है वो डार्क अंधकार को रिप्रेजेंट करता है, एंड सोरोफुल साइड, और सोरोफुल यानी कि दुख को, साइड ऑफ नेचर यानी प्रकृति की साइड से। समझ गए? द हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक ट्री है वो रिप्रेजेंट करता है द पॉइजन्स यानी कि जहरीले पदार्थों की ओर, साइड ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति की ओर से। द पीपल हैव टू फेस सच थिंग्स इन देयर लाइफ, और लोग इसी प्रकार की जो चीजें होती है उनका सामना करते हैं। क्या समझे भाई? आपको बताना था, क्या बताना है कि जो क्रो है, क्रो और हेमलॉक ट्री, स्नो भी हो या क्रो हो ना, तो यहां पर क्रो लिख लेना या स्नो लिख लेना, बात एक ही है। क्रो और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्रो लिखना यहां पर, क्रो और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बताया कि क्रो
है और हेमलॉक ट्री है वो दुख को रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्रो है वो रिप्रेजेंट करता है डार्क को और सोरोफुल प्रकृति की साइड से, और जो हेमलॉक ट्री है वो हमें रिप्रेजेंट करता है पॉइजन्स को, जहरीली चीजों को प्रकृति की ओर से। और ये लोग जो इस प्रकार की चीजों का अपनी जिंदगी में सामना करते रहते हैं। समझ गए? यस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हाउ वाज द डे ऑफ पोइट सेव, कि कवि ने अपना दिन कैसे बचाया, कवि ने अपना दिन कैसे बचाया। दूसरा, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो सेव द डे ऑफ पोइट, कि जो डस्ट ऑफ स्नो है उसने कवि का दिन कैसे बचाया। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो ने कवि का दिन कैसे बचाया। तो देखो, द क्रो सोक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन टू द पोइट, कि एक क्रो ने हिलाकर गिरा दी कवि के ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कणों को। क्रो ने कवि के ऊपर हिलाकर गिरा दी क्या, डस्ट ऑफ स्नो, रिमूव्ड हिज सैड थॉट्स, जिसके कारण क्या हो गए, कवि के नकारात्मक विचार, दुख भरे विचार रिमूव हो गए, नष्ट हो गए, खत्म हो गए। 10 इस प्रकार इट सेव्ड द डे ऑफ पोइट, इस प्रकार से इसने कवि का दिन को बचा लिया। समझ गए? क्या समझे कि कवि का दिन कैसे बचाया? ठीक है, तो हमने बताया भाई कवि का दिन किस प्रकार से कौवे ने बचाया। तो बताया, द क्रो सोक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन टू द पोइट, कि जो क्रो है वो हिलाकर डस्ट ऑफ स्नो को गिरा देता है कवि के ऊपर, और जिससे के कारण उसके जो सैड थॉट्स चलते रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इस प्रकार से कवि का दिन बच जाता है। समझ गए? देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनके अलावा आपको पढ़ने की इस पोएट्री में कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इन ही क्वेश्चनों को आपको रीड आउट करना है, अच्छे से पोइम का एक्सप्लेनेशन सीखना है, और सब आपके लिए एग्जाम में इन्हीं में से ही मिल जाएगा। तो देखिए, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, कि डस्ट ऑफ स्नो कविता की मेन थीम क्या है। या फिर आए, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, कि डस्ट ऑफ स्नो कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है, मुख्य विचार क्या है, मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है, तो हमने बताया कि समटाइम्स, कि कभी कभार सम सिंपल एक्शन, कुछ साधारण क्रियाएं लिव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ए ह्यूमन माइंड, कि कभी कभार क्या होता है, कुछ साधारण कार्य भी, कुछ सिंपल एक्शन क्रियाएं भी छूट जाती है एक इम्पैक्ट ऑन ए ह्यूमन माइंड, यानी कि कभी मानव प्रजातियों के मस्तिष्क में कुछ ऐसी चीज ग्रेट इम्पैक्ट पड़ जाते हैं जिसके कारण सिंपल कार्य भी छूट जाते हैं। द पीपल आर अनेबल टू गेट समथिंग विथ बैड इम्पैक्ट, जो लोग होते हैं वो अयोग्य हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, किसके कारण, एक बैड इम्पैक्ट के कारण उसे करने में, कि जो लोग हैं वो एक बैड इम्पैक्ट से कुछ भी करने के लिए अनेबल हो जाते हैं, कुछ भी प्राप्त करने के लिए अनेबल हो जाते हैं। व्हाट दे आर एबल टू गेट समथिंग विथ ए गुड इम्पैक्ट, लेकिन जब उन पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो वो कुछ भी कर देते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट मूड, जिस प्रकार से एक डस्ट ऑफ स्नो ने कवि का मूड को चेंज किया, वैसा ही यहाँ पर है कि हम हमारे सिंपल कार्य को भी छोड़ देते हैं, किसके कारण, कि हमारा कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ जाता है, कोई बुरा प्रभाव पड़ जाता है, तो हम सोचते हैं कि भाई ये बुरा हो गया, अब ये कार्य हम नहीं करेंगे,
तो नहीं करते। लेकिन जब मानव के अंदर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो कोई सा भी कार्य को हम करने के योग्य हो जाते हैं। यहीं पर इस कविता में बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर बताई गई है। आपको इन सारी चीजों को सीखना चाहिए, अंधविश्वासों से आपको दूर रहना चाहिए। एजुकेटेड पर्सन होने का मतलब यही होता है कि अंधविश्वासों पर आप भरोसा नहीं करें, ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं। देखो अगला कोई क्वेश्चन है क्या, शायद ही फॉर, हाँ जी, अगला कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चंस थे, बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से ये पोइम की है मैंने आपको एक्सप्लेनेशन। आप इसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से ये पोइम कंप्लीट होती है। आशा करता हूं आप अंधविश्वासों पर क्या नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।